देखिए दो एस्ट्रोनॉट हैं। एस्ट्रोनॉट तो जानते हो, जो स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो दो एस्ट्रोनॉट हैं और वो उनका जो स्पेसशिप है उस स्पेसशिप से वो बाहर निकल आते हैं। एस्ट्रोनॉट बाहर निकल आते हैं स्पेसशिप से, एक उनका सूट होता है, उस सूट को पहन करके बाहर निकल आते हैं। अब मान लीजिए कि उनका स्पेसशिप से कनेक्शन हट गया है, ठीक, दोनों एक दूसरे से कुछ थोड़ी दूरी पर हैं और स्पेसशिप से उनका कनेक्शन हट गया है। तो स्पेसशिप से कनेक्शन हटने के बाद अब इसमें पहला ऑप्शन तो ये है, पहला फर्स्ट ऑप्शन ये है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, अपनी जगह पर ही स्थिर रहेंगे। और चौथा ये है ऑप्शन, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। अपनी जगह पर ही वो फ्लोट करते रहेंगे, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो पहला सुनिए, पहला फर्स्ट ऑप्शन ये है, पहले तो एक बार फिर सुनो ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि दो एस्ट्रोनॉट हैं, दो एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में हैं, स्पेसशिप से वो बाहर निकल आए। अब उनका कनेक्शन है, स्पेसशिप से कनेक्शन उनका हट गया है, ठीक, स्पेस में है वो। अब स्पेस में होने पर वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, पहला ऑप्शन है। विल बिकम स्टेशनरी, अपनी जगह पर ही रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये था, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे। देखो पहले वाले ऑप्शन में तो एक दूसरे के पास में आएंगे, दूसरे वाले ऑप्शन में एक दूसरे से दूर जाएंगे। विल बिकम स्टेशनरी, यानी स्पेस में स्थिर रहेंगे। और कीप फ्लोटिंग, स्पेस में तैरते रहेंगे। स्पेस में तैरते रहेंगे, ये वाला ऑप्शन, यही ऑप्शन लग रहा है। क्यों जल्दी? अच्छा देखो सुनो, उनकी सही वेलोसिटी सही जीरो होगी तो सही वहीं पर रहेंगे, सही एक ही जगह। सर ग्रेविटी तो होती नहीं वहां पे से भी। ग्रेविटी होती है वहीं पर रहेंगे, सही। थर्ड वाला ऑप्शन सही लग रहा है सर। हाँ? थर्ड वाला ऑप्शन सही लग रहा है। किसी को देखो फोर्थ वाला ऑप्शन सही लग रहा है, किसी को थर्ड वाला सही लग रहा है। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हैं, वो मास के कारण एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये पहला ऑप्शन क्यों नहीं लगा रहे हो, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मास के कारण, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है, मास के कारण। कैवेंडिश ने जो वैल्यू निकाली थी, कैपिटल जी की वैल्यू निकाली थी, उसमें क्या किया था, उन्होंने दो स्फीयर लिए थे। 11वीं क्लास में उन्होंने फॉर्मूला बताया था, उसमें दो स्फीयर लिए थे छोटे छोटे, और उनके पास में दो बड़े बड़े स्फीयर लाए। तो वो दोनों स्फीयर ने आपस में टॉर्क लगाया और वो रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर था। उन दोनों टॉर्क को इक्वल कर दिया, और दोनों टॉर्क को इक्वल कर दिया और कैपिटल जी की वैल्यू निकाली। तो दोनों स्पेस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, क्यों अट्रैक्ट करेंगे, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन लिख लो, आंसर नोट कर लो। बाकी और चार लोगों से क्या करना है, केवल अपने काम वाले से मतलब है। देखो टू एस्ट्रोनॉट हिंदी में भी बोलते हैं, पहले इंग्लिश में बोलना है। टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस after having lost contact with their spaceship
द टू विल, TW वाला लिखना है, द टू विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर, द टू विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर, कॉन्टैक्ट विद देयर के बाद बोलो सर, contact with their spaceship, lost contact with their spaceship, the two will move towards each other. It is because of Newton's law of universal gravitation. हिंदी में देखो, दो अंतरिक्ष यात्री जिनका अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया है, वे अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका कारण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और अब तुमको बता रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। अबे बात नहीं करोगे सर, मेरी तो हमारी बात सुनोगे। यहाँ तो हमारी बात सुनने आए हो और क्रॉस क्वेश्चन करने आए हो। जहाँ समझ में नहीं आए वहां पर क्रॉस क्वेश्चन करिए। देखो, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैनमेड सैटेलाइट होती है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पोलर सैटेलाइट और दूसरे होते हैं जियोस्फीयर सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट हम अर्थ के पास में स्टेब्लिश करते हैं, जैसे ये अपनी अर्थ है और यहाँ पर अर्थ के पास में सैटेलाइट को स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सैटेलाइट कैसी पाथ में मोशन कर, ये सैटेलाइट का पाथ है। सपोज कीजिए सैटेलाइट की स्पीड है vo यहाँ पर ओ इसलिए लिया है, ओ फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसलिए vo लिया ऑर्बिट में घूमती। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट अर्थ के पास में होते हैं, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इससे दी जाती है vo √gr। g और r इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। g की वैल्यू रख देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और r की वैल्यू रख देंगे 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। ये वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हम किलोमीटर में निकाल लें, जैसे मीटर से किलोमीटर में निकाल लें, तो ये वैल्यू निकलती है vo अप्रॉक्स 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी इनकी आती है। ठीक, ये है, ये क्या है, दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। एक बार जब इतनी वेलोसिटी दे देते हैं तो फिर वो सैटेलाइट घूमता रहता है, फिर किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से उसको फोर्स मिलता रहता है। सर ये हाँ बोलिए। रेडियस किसका है? रेडियस अर्थ का। और ये ऑर्बिटल स्पीड है अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर मान लो बाय द वे किसी सैटेलाइट को हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड नहीं दे पाए, हमने उस सैटेलाइट को स्पीड दी है vo बराबर 7 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड दी है, तो उस केस में इस सैटेलाइट का क्या होगा? सर वो मूव ही नहीं करेगी। मूव तो करेगी, क्यों नहीं मूव करेगी? जो 7 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे रहे हो तो मूव क्यों नहीं करेगी? मूव तो तब भी करेगी जब तुम उसको पत्थर को 2 किलोमीटर, वो 1 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो तब भी मूव करेगा वो। ग्रेविटी से अर्थ पर आ जाएगा। ये बात, ये आंसर ठीक है।
ग्रेविटी से अर्थ पर, ग्रेविटी के कारण ये अर्थ पर आ जाएगा, और जब ये अर्थ पर आएगा तो इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक, पैराबोलिक पाथ क्यों होगा? नहीं, उसका रीजन ये है क्योंकि ये केस बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बन जाएगा। ठीक, प्रक्षेप गति का केस बन जाएगा। प्रक्षेप गति में क्या होता है? प्रक्षेप, देखो तुमको हर बात का रीजन आना चाहिए, अकेले अकेले आंसर से काम नहीं चलेगा, रीजन भी आना चाहिए। ये केस किसका बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन होती है किसी पार्टिकल को वर्टिकल के अलावा अगर, यानी जैसे 90 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हो जैसे सीधे, ये तो वर्टिकल प्रोजेक्शन है। वर्टिकल प्रोजेक्शन के अलावा किसी अदर एंगल से प्रोजेक्ट करते हो तो वो स्पेस में मोशन करता हुआ जाएगा और ग्राउंड में किसी दूसरे पॉइंट पे जाके गिर जाएगा। उसकी इस टाइप की मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। तो इसका पाथ कैसा होगा? इट्स पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। अगर हम 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी नहीं दे पाए तो इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक, और अगर बाय द वे हमने इसको वेलोसिटी दे दी vo, हमने दे दी इसको 9 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, अब क्या होगा? स्पेस में चला जाएगा। स्पेस में चला जाएगा। ठीक, देखो स्पेस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा स्पेस में? क्योंकि स्पेस में जाने के लिए इसको वेलोसिटी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, अब जो इसका पाथ होगा वो हाईली इलिप्टिकल हो जाएगा। पहले इलिप्टिकल था, पहले इसका पाथ इलिप्टिकल था और अब कैसा हो जाएगा? हाईली इलिप्टिकल हो जाएगा। यानी जब 9 किलोमीटर पर सेकंड दोगे तो जैसे अभी ऐसे घूम रहा था तो और हाईली इलिप्टिकल हो जाएगा, ऐसे घूमेगा। जब तक इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड नहीं दोगे, इतने से कम दोगे तो इसका हाईली इलिप्टिकल, जैसे हमने अभी 9 किलोमीटर दिया है, 9 के बाद हमने 10 दे दिया, तो 10 दे दिया तो और भी ज्यादा हाईली इलिप्टिकल हो जाएगा। और जब तक इसको 11.2 किलोमीटर नहीं दोगे तब तक ये स्पेस में नहीं जाएगा। अब यानी इस केस में कैसा होगा? हाईली इलिप्टिकल। और अब हमने दे दी 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी तो स्पेस में चला जाएगा। ठीक, स्पेस में चला जाएगा, लेकिन स्पेस में तो हाँ बोलो, अभी तो आपने बोला था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पेस में जाएगा। 11 वो एस्केप स्पीड है, हो सकता है कि गलती से निकल गया हो। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पे स्पेस में चला जाएगा। तो जब ये स्पेस में जाएगा तो उस समय इसका पाथ कैसा होगा? स्पेस में जाते समय स्पेस में जाते समय ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक, यानी इन्फिनिटी तक चला वो उसमें फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से दे दोगे तो वो सीधा चला जाएगा स्पेस। ठीक, तो ये ऑर्बिटल स्पीड क्या है? कौन ऑर्बिटल स्पीड की डेफिनेशन ये है कि किसी, देखो ये है, अभी लिख लेना, किसी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में स्टेब्लिश करने के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड स्पीड होती है वो इसकी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कहलाती है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन है द स्पीड रिक्वायर्ड to establish a satellite in its orbit is called its orbital speed of satellite and it is given by VO is equal to root GR. It is given by VO is equal to root GR. किसी उपग्रह को उपग्रह की कक्षीय गति
हेडिंग लिखोगे उपग्रह की कक्षीय गति। किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। आवश्यक चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। इसका सूत्र जो उपग्रह पृथ्वी के पास है उसके लिए कक्षीय चाल VO बराबर √GR। द सैटेलाइट नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ हैज फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल स्पीड VO √GR और ये इसकी वैल्यू है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सर सैटेलाइट सर स्ट्रीट में नहीं आती सर, तो इलेक्ट्रिकल में आती है ना सर? नहीं, सैटेलाइट जैसे सैटेलाइट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से दे दोगे तो वो क्या है, ये एस्केप स्पीड होती है। एस्केप स्पीड वो सीधी अपनी इस ऑर्बिट को छोड़ जाएगी, अर्थ को छोड़ जाएगी, अर्थ को छोड़ जाएगी, वो सीधी चली जाएगी, क्योंकि ये और जो एस्केप स्पीड है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। इसका एस्केप स्पीड का सूत्र क्या होता है, VE बराबर √2GR। इसमें थीटा है क्या, एंगल नहीं है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, तो सीधी चली जाए। ठीक, और एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड पलायन चाल। देखो एस्केप स्पीड क्या होती है कि किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं और ऊपर से नीचे लौट आती है। अब हम उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दें कि वो कभी भी वापस लौट करके नहीं आ पाए, वो मिनिमम स्पीड उसकी एस्केप स्पीड कहलाएगी। तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू a body so it crosses the earth's gravitational field, that speed is called escape speed। तो वो क्योंकि मिनिमम यहाँ पर क्यों वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि उससे ज्यादा दे दोगे तो चली जाएगी, उससे मिनिमम दोगे, वो मिनिमम स्पीड है, कम से कम स्पीड है, उससे ज्यादा पर तो चली जाएगी। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन ये है, द मिनिमम स्पीड required to a body so it crosses the earth's gravitational field, it crosses the earth's gravitational field is called their escape speed। वह हिंदी में लिखो, वह न्यूनतम चाल जिससे किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, वापस नहीं आती है, उसकी पलायन चाल कहलाती है। इट इज गिवन बाय
VE इक्वल टू रूट 2GR, VE इक्वल टू रूट 2GR। VE इक्वल टू रूट 2GR। अब देखो रूट 2 है, रूट 2 की वैल्यू है उसका फार्मूला ये था VO बराबर रूट GR था, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 ये होती है। तो अगर हम किसी सैटेलाइट की स्पीड 41% बढ़ा दें, 41% स्पीड उसकी इंक्रीज कर दें, तो 41% स्पीड इंक्रीज करने पर वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ठीक, ये इनके बीच में रिलेशन ये होगा, रिलेशन बिटवीन एस्केप स्पीड एंड ऑर्बिटल स्पीड। किसी भी बॉडी की 41%? नहीं, किसी बॉडी को नहीं, ये तो हमने उसके लिए बोला है, सैटेलाइट के लिए बोला है, किसी भी बॉडी के लिए नहीं बोला। सैटेलाइट के लिए है, तो सैटेलाइट की स्पीड पहले से ही GR तो पहले से ही है। हाँ सर। VE अपॉन VO, और ये बराबर किसके होगा, रूट GR के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, VE बराबर रूट 2 VO। ठीक, रूट 2 VO ये रिलेशन है इसमें एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड। या रेशियो आता है तो ये लिख दोगे रूट 2 रेशियो 1 VE अपॉन VO, रूट 2 रेशियो 1 ये लिख दोगे। और रिलेशन में आता है तो रिलेशन लिख दोगे VE बराबर रूट 2 VO। जो तुमको ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे एस्केप स्पीड है, एस्केप स्पीड बॉडी के मास पर डिपेंड करती है, ये 4 ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? जैसे एस्केप स्पीड डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एज, क्वेश्चन ये आ गया, पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निम्न में से किस प्रकार निर्भर करता है। क्वेश्चन नहीं लिख लो, द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एज, पलायन वेग वस्तु की चाल पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एज। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, ये ऑप्शन दिए गए। देखो एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, VE बराबर रूट GR लिखा है, 2GR लिखा है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, G और G में रिलेशन जो होता है G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो VE बराबर ये होगा 2GM R अपॉन R स्क्वायर, R से R कट गया, तो इसका एक फार्मूला ये भी है, VE बराबर रूट 2GM अपॉन R। एक तो ये फार्मूला है, एक दूसरा फार्मूला ये भी है। और इस पर हमने लगा दिया m की पावर 1/2 लगा दिया, स्क्वायर नहीं है वो 1/2 है,
ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ? पहला वाला सौरभ तुम बताओ। क्योंकि सर मास तो है ही नहीं ना सर, मास तो मास पे डिपेंड कहाँ करेगा। देखिए यहाँ पर ये मास है, ये अर्थ का मास है, ठीक। ये उसका प्रोजेक्टाइल का मास नहीं है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। तो ये m की पावर 0, ये आंसर सही है। यहाँ पर जो m मास है वो किसका है? अर्थ का है। तो हम किसी बॉल को फेंके, पत्थर को फेंके या चप्पल को फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बंदूक की गोली फेंके, मिसाइल फेंके, कुछ भी फेंके, उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल उसको हमें स्पीड देना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये फार्मूला भी नोट करना है, ये फार्मूला इस पर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन लिखना है। अगला क्वेश्चन सुनिए। एक हमारे पास मास m है, ठीक, एक मास m है और इस m मास को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है इसमें एक मास है mx और दूसरा मास है 1 माइनस x इंटू m, ठीक। ये दो मास में डिवाइड कर दिया गया है। अब इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए जो x की वैल्यू होना चाहिए वो हम बता रहे हैं, उसके लिए ऑप्शन दे रहे हैं। x की वैल्यू होना चाहिए 1/2, पहला ऑप्शन है 3/5 और 1 और 2। क्वेश्चन एक बार फिर समझोगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये 5 किलोग्राम की एक बॉडी है और इस बॉडी को तुमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया 5 में एक हो गया मान लो 3 किलोग्राम, तो दूसरा कितना बचेगा? 2 किलोग्राम का बचेगा। अब इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स होने के लिए x की वैल्यू है वो कितनी होना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, ए मास m is divided into masses mx and 1 minus x into m, 1 minus x into m. If gravitational force acting between them is maximum, then find the value of x. Then find the value of x. हिंदी में लिखो, एक द्रव्यमान m को दो द्रव्यमानों mx और 1 माइनस x इंटू m और 1 माइनस x इंटू m में विभाजित किया जाता है
उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो, उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो, उनके बीच लगने वाला अधिकतम बल अधिकतम हो तो x का मान कितना होगा? सी वाला आंसर किसका है? अच्छा, 2 छात्रों का सी आंसर आया है। और किसी ने निकाला? नहीं, x डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस ये तो x है, m मास है, डिस्टेंस तो उसमें कुछ नहीं दी है, केवल इस मास को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक mx मास है, एक 1 माइनस x इंटू m मास है। तो टोटल मास तो वो m ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना रहेगा? ये m रहेगा। देखो mx और प्लस m माइनस mx कट गया तो वो m ही है मास। ठीक है, बी वाला है, सी वाला है, बी वाला है, सी है सर, के वाला है 2। देखो इसमें एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगेगा। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ये है कि जैसे 2 क्वांटिटी हैं तो 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों क्वांटिटी इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10 into 10 हम ले रहे हैं, 10 into 10, 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा? 100। अब हमने इस 10 को 1 बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 11, और इसको 1 कम कर दिया 9। अब 10 into 9 into 11 into 9 करिए तो कितना आएगा? 99 आएगा। तो 2 या फिर इसको 2 बढ़ा दो, इसको 2 कम कर दो, तो ये 2 बढ़ा दोगे तो 12, और इसको 2 कम कर दोगे तो 8, तो कितना आएगा? 96। तो ये मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है कि 2 क्वांटिटी हैं, 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों क्वांटिटी कैसी हो? इक्वल हो। ठीक, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का फार्मूला है उसमें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब डिस्टेंस तो दी नहीं है, केवल हमको इस मास ही डिटरमाइन करना है। तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों मास कैसे हो? इक्वल हो। अब दोनों मास को इक्वल कर देंगे, यानी mx को इक्वल कर देंगे 1 माइनस x इंटू m, इसके इक्वल कर देंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस x। इस x को इधर ले आएंगे, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू अच्छा देखो, जैसे सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे खाना वाना की कमी हो जाती है तो फिर कोई खाना लेने जाते हैं या फिर जैसे एक्सचेंज होती रहती है वो
कोई मतलब जैसे किसी को ज़्यादा टाइम हो गया है तो उसकी जगह दूसरे साइंटिस्ट चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको 24 घंटे ऐसा फील होता है। कैसा? जैसे मान लो कि तुम कोई बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग से तुम जंप लगा करके कूद रहे हो, तो जंप लगा करके कूद रहे हो तो उस समय कैसा फील होगा? बहुत डर सा फील होगा कि नहीं होगा? नहीं, नीचे गिर करके बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? नीचे जैसे स्पंज डला है, बहुत सारा स्पंज डला है, तो उसमें वो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा तो एफ कम लगेगा, बच जाओगे। सर्कस के कलाकार कैसे कूदते हैं? सर्कस के कलाकार जाल पर या स्पंज पर कूदते हैं, नहीं तो एक ही बार खेल दिखा पाएंगे। तो इसमें जैसे जो सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति रहते हैं तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन में रहते हैं, ठीक। तो ये वेटलेसनेस का रीजन, हम 4 रीजन दे रहे हैं वेटलेसनेस के। तुमको वेटलेसनेस का रीजन बताना है। पहले हिंदी में बोल रहे हैं। उपग्रह में क्वेश्चन है, उपग्रह में भारहीनता का कारण है। उपग्रह में भारहीनता का कारण है। उपग्रह में द वेटलेसनेस इन सैटेलाइट is due to ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जीरो ग्रेविटी, ऑप्शन ए जीरो ग्रेविटी, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन सी है एट द सरफेस ऑफ सैटेलाइट रिएक्शन फोर्स इज जीरो। चौथा हाँ सी है ये, एट द सरफेस ऑफ सैटेलाइट रिएक्शन फोर्स इज जीरो। उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल, उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल। और डी है नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। शुरू से बोला था ये ऑप्शन ले लिया। ऑप्शन पहला है जीरो ग्रेविटी, शून्य गुरुत्व लिख लिया। दूसरा है बी है द्रव्यमान केंद्र, और सी है उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल, और डी है कोई नहीं। तो मेरे को तो शिवाला लग रहा है। शिवाला उपग्रह की सतह पर रिफ्लेक्शन फोर्स जीरो होता है। और एक ग्रेविटी सर, ग्रेविटी तो रहेगी सर, जो कौन कह रहा था? कचरी में चंदेल बता कौन सा होगा? जीरो ग्रेविटी। देखो उपग्रह जो सैटेलाइट है वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होती है, ये 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। तो 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्रेविटी तो जीरो नहीं होगी। क्यों? हमने ऊंचाई के लिए जी के वैल्यू का ऊंचाई के लिए फार्मूला बताया था। जैसे कम ऊंचाई के लिए कौन सा फार्मूला है? जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर। और अगर ज्यादा ऊंचाई है तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही कम 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, तो जीरो ग्रेविटी तो हो नहीं सकती है। तो इसका सही आंसर है कि यहाँ पर रिएक्शन फोर्स नहीं होता। रिएक्शन फोर्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि सैटेलाइट को जो सेंटीपीटल फोर्स है वो कहां से मिलता है? अर्थ से। तो व्यक्ति वहां पर ऐसा फील करता है जैसे तुम वहां पर पानी का गिलास डालना चाहो, पानी के गिलास को उल्टा कर दो
तो पानी का गिलास उल्टा होने के बावजूद भी पानी उसमें से नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वहां पर रिएक्शन फोर्स नहीं लगता है। ग्रेविटी तो होती है लेकिन उसमें रिएक्शन फोर्स नहीं लगता है, तो रिएक्शन फोर्स वहां पर जीरो होता है। अब वो खाना कैसे खाते हैं, जैसे उनके नली डली रहती है और पेस्ट को ऐसे दबा दिया, उसको ट्यूब को दबा दिया, तो पेस्ट के फॉर्म में खाना होता है, पेस्ट के फॉर्म में खाना पहुंच जाता है, उसको दबा दिया पेस्ट के फॉर्म में पहुंच जाता है। अब जो यानी वहां पर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होता है। जैसे उनका जो नहाने का सिस्टम होता है, नहाने का सिस्टम क्या होता है कि एक जैसे रूम होता है, उसमें वाटर वेपर होती है, उस वाटर वेपर में वो घूम आते हैं, ऐसे नहीं जा पाते हैं जैसे अपन पैदल चल के जा रहे हैं, वो वैसे उस मछली की तरह, जैसे मछली चलती है नहीं, मछली की तरह उस कमरे में वो टर्न ले आए, तो इसका मतलब क्या हो गया, नहा लिया। और वहां पर अब तुम ये सोचोगे कि उनके पास में पानी कहां से आता होगा। जैसे एक बार जो पानी उन्होंने पी लिया, क्योंकि पानी तो चाहिए पीने के लिए, तो पानी उनके पास में जैसे जो पसीना होता है या और यूराइन से जो वाटर होता है, उसी वाटर का रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जाता है, वही वाटर यूज किया जाता है दोबारा रिसाइकिल करके। तो पानी उनको अलग से नहीं भेजा जाता है, अलग से बाल्टी जा रही है, ऐसा नहीं है। तो सर जितना वाटर लेके गए हैं उतने का ही मतलब रिसाइकिल करके, हाँ, उसी को रिसाइकिल करके उसी का यूज करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसी सैटेलाइट पर है, इसमें रिएक्शन फोर्स का क्या था? इसमें सी वाला से आंसर सही होगा। रिएक्शन फोर्स जीरो होता है, उसमें एक डेरिवेशन निकालते हैं 11th क्लास में, डेरिवेशन निकालते हैं, उसमें r इक्वल टू सैटेलाइट पे r ये निकलता है, r इक्वल टू 0, सैटेलाइट के लिए रिएक्शन फोर्स 0 होता है। एक क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उपग्रह पर कार्यरत अभिकेंद्री बल, उपग्रह पर कार्यरत अभिकेंद्री बल F तथा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों बराबर हैं। उपग्रह पर लगने वाला बल है, अभी ऑप्शन दे रहे हैं, पहले इंग्लिश में लिखिए। ए सैटेलाइट revolving around the earth, with centripetal force F, which is provided by gravitational force F, both are equal, then force acting on the satellite is ये ऑप्शन है 0F, F√2 और 2F। वाला ऑप्शन खवैया का नोट कर लिया हमने।
देखो इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जल्दी आ जाएगा। देखो एक बात सुनो, जैसे किसी पार्टिकल को हम सर्कुलर पाथ में मोशन कराते हैं, तो सर्कुलर पाथ में मोशन कराने के लिए हमको सेंटीमीटर फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे पत्थर को रस्सी में बांध दिया, उसको ऐसे घुमाया, उसको वो फोर्स हम F लगा रहे हैं, F बराबर क्या होता है mv²/r। ये फोर्स उसको कहां से मिल रहा है? जैसे अब पत्थर को कैसे मिल रहा है? अपने हाथ से। कितना फोर्स मिल रहा है? F। इसको कहां से मिल रहा है? ग्रेविटेशन से। कितना मिलेगा? F। इसी फोर्स से तो उन्हें सर एक बार क्वेश्चन जरा यहाँ सुना देना, मतलब समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में। देखो ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन इट which is obtained by gravitational force F, both force are equal, दोनों ही फोर्स बराबर हैं। then force acting on the satellite edge। अब जैसे तुम पत्थर को घुमा रहे हो, तो पत्थर को घुमाते समय पत्थर पर सेंटीमीटर फोर्स कितना लगेगा? जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही तो लगेगा। जितना तुम कितना फोर्स लगा रहे हो F, उतना ही तो लगेगा उस पर। हाँ सर। तो कितना लगेगा? F बराबर mv²/r। दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इनसाइड द सैटेलाइट। एक सरल दोलक उपग्रह में दोलन कर रहा है। एक सरल दोलक उपग्रह में दोलन कर रहा है। इसका आवर्तकाल होगा, इट्स टाइम पीरियड इज 0, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इनफाइनाइट। सर इसका इनफिनिट होता है। तो सर ग्रेविटी 0 है और वो सब रूट में आ रही है अपना वैसे ही, तो इनफिनिटी हो जाएगी। इनफिनिटी हो जाएगी। यदि बताओ
देखो एक बात सुनो, जैसे लिफ्ट का हमने फ्री फॉल वाला केस बताया, लिफ्ट का फ्री फॉल वाले केस में ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी अपने को एक्सपीरियंस नहीं होती। जैसे अभी अपने सर पर एक 50 किलोग्राम का बक्स रख लिया जाएगा, वो छत से कूद जाए, तो छत से कूद जाएंगे तो अपने जब तक तुम स्पेस पर रहोगे तब तक बक्से का भार फील होगा क्या? नहीं होगा फील, क्योंकि उस नीचे जाओगे तब तो बात अलग है, नीचे वाली बात नहीं कर रहे हैं। जब तक तुम वहां पर रहोगे, स्पेस में रहोगे, तब तक फील होगा क्या? नहीं होगा। तो फील नहीं होगा तो T इक्वल टू यानी ग्रेविटी का इफेक्ट फील नहीं होगा। ग्रेविटी का इफेक्ट क्या? 0, और T इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G 0 कर दो, 2 पाई L अपॉन 0, तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वहां पर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन नहीं करेगा। यहाँ पर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करता है, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पर ग्रेविटी के कारण ऑसिलेशन करता है, ठीक। तो वहां पर ग्रेविटी का वहां पर फील नहीं होता है। हमने ये बताया था कि जैसे कोई चीज है उसको तुम छोड़ दोगे तो वो उसी जगह पर बनी रहेगी, उसको ग्रेविटी का फील नहीं होगा। जो चीज जहां पर है वो वहीं पर बनी रहेगी, हाँ स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी। जैसे उसको तुम खींच करके छोड़ दोगे, सिंपल पेंडुलम को फोर्स लगा करके छोड़ दोगे तो वो मोशन नहीं करेगा, स्पेस में नहीं, उसमें सैटेलाइट के अंदर मोशन नहीं करेगा। सैटेलाइट के अंदर उसके मोशन है, यानी उसको ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या है कि वो ऑसिलेशन नहीं कर रहा है। इनफाइनाइट टाइम से मतलब ये होता है कि वो उसकी ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। टाइम हो गया, ठीक है, जाओ तो छुट्टी हो। पहला ऑप्शन भी हो सकता है 0। देखो 0 क्या है? टाइम पीरियड है, 0 टाइम पीरियड 0 अपन ये नहीं कह सकते हैं 0 टाइम पीरियड, यानी उसको ऑसिलेशन करने में कोई टाइम लग ही नहीं रहा। 0 का मतलब है कि उसको ऑसिलेशन करने में कोई टाइम ही नहीं लग रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऑसिलेशन हो और टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है टाइम इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये है कि ऑसिलेशन करेगा ही।